हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड एड्यू सिस्टम। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी टाइप के टेस्ट सीरीज को ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? 1 राष्ट्रपति, 2 सभापति, 3 प्रधानमंत्री, 4 उपराष्ट्रपति, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर प्रधानमंत्री है। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना है। एक कार्यपालिका व्यक्तियों का एक समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करता है। जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह कार्यपालिका अक्सर हमारे दिमाग में आती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता होता है, अतः विकल्प 3 सही है। उनकी पार्टी के सदस्यों में से प्रधानमंत्री निर्णयों को लागू करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए मंत्रियों का चयन करते हैं। ये मंत्री तब स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त जैसे आदि कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रभार लेते हैं। अक्सर हाल के दिनों में किसी एक राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल करना मुश्किल रहा है। फिर वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाते हैं जो सामान्य चिंताओं में रुचि रखते हैं, जिसे गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा क्यों नहीं निर्वाचित किए जाते हैं? 1 संसदीय लोकतंत्र में केवल लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। 2 लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटा सकता है। 3 चूंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 4 प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुनाव पर काफी खर्चा आएगा। 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, संसदीय लोकतंत्र में केवल लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण वास्तविक कार्यकारी है। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहें तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। संसदीय लोकतंत्र में केवल लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन हासिल हो, यह उसे कठपुतली या तानाशाह होने से रोकता है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के साथ काम करना होता है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। इसलिए भारत में प्रधानमंत्री सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दबाव समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दबाव समूह, जिसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति भारत में हुई। ट्रेड यूनियन दबाव समूह का एक उदाहरण है। वे चुनाव प्रचार, पैरवी, प्रचार जैसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? 1 केवल 1, 2 केवल 1 और 2, 3 केवल 2, 4 केवल 2 और 3, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से
अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, केवल 2। दबाव समूह। एक दबाव समूह लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और बचाव के लिए गतिविधियों का आयोजन करता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार पर दबाव डालकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करता है। यह सरकार और उसके सदस्यों के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करता है। दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में दबाव समूह मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका या पश्चिमी देशों में इस तरह उतने विकसित नहीं हैं। भारत में दबाव समूह के कुछ उदाहरण व्यवसायिक समूह, कृषि समूह, व्यवसायिक संघ, छात्र संघ, धार्मिक संघ, जनजातीय संगठन और ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियनों ने औद्योगिक श्रमिकों की मांग को आवाज दी, उन्हें श्रमिक समूह भी कहा जाता है, अतः कथन 2 जो है वो सही है। राजनीतिक सिद्धांतकार ओडेगार्ड के अनुसार दबाव समूह अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए 3 अलग अलग तकनीकों का सहारा लेते हैं। वे सार्वजनिक कार्यालय में ऐसे व्यक्तियों को रखने का प्रयास करते हैं जो उन हितों के प्रति अनुकूल होते हैं जिन्हें वे बढ़ावा देना चाहते हैं। इस तकनीक को चुनावी प्रचार कहा जा सकता है। वे सार्वजनिक अधिकारियों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वे शुरू में उनके प्रति अनुकूल हो या नहीं। उन नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए जो उन्हें लगता है कि उनके हितों के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगी। इस तकनीक को लॉबिंग या पक्ष जुटाव कहा जा सकता है। वे जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं और इस तरह सरकार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता की राय से काफी हद तक प्रभावित होती है, इस तकनीक को प्रचार प्रसार कहा जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानूनों में बदलाव कर सकती है? 1 सर्वोच्च न्यायालय, 2 अध्यक्ष, 3 प्रधानमंत्री, 4 संसद, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 संसद। भारत में कानून बनाने के लिए संसद अंतिम प्राधिकरण है। इन सभाओं को विधायिका कहा जाता है क्योंकि कानून बनाने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में सांसदों के पास पुराने या मौजूद कानूनों को खत्म करने और एक नया कानून बनाने या मौजूद कानूनों में बदलाव करने की शक्ति है। भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी शामिल हैं। अतः राष्ट्रपति की सहमति के बिना दोनों संसदों में बना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। सरकारों के पास जो भी धन है वह संसद के नियंत्रण में है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सरकार जनता का पैसा खर्च कर सकती है। जब धन के मामलों की बात आती है तो लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं। एक बार लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सरकार के किसी भी धन संबंधित कानून या बजट को अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा कानूनों में बदलाव का सुझाव दे सकती है या इसमें 14 दिन की देरी कर सकती है। इन परिवर्तनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी। संसद के दोनों सदनों को सामान्य कानून पारित करना होगा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होने पर संसदों का संयुक्त सत्र होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा द्वारा नियंत्रित होती है। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में तभी नियुक्त किया जाता है जब उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि न्यायालयों को लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का कोई भी कानून असंवैधानिक है तो अदालतें उन कानूनों को अमान्य घोषित कर सकती हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद देश के मौजूद कानूनों में बदलाव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुसार केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। 1, कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते हैं। 2, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता। 3, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और न ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। 4, उपयुक्त सभी। 5, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान अनिवार्य करता है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हो। संविधान के अनुसार केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। एक धार्मिक समुदाय दूसरों पर हावी नहीं होता। कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते हैं। राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और न ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। भारतीय राज्य उपरोक्त वर्चस्व को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता है, अतः विकल्प 4 सही है। सबसे पहले यह धर्म से खुद को दूर करने की रणनीति का प्रयोग करता है। भारतीय राज्य किसी धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है और न ही किसी एक धर्म का समर्थन करता है। भारत में सरकारी संस्थान जैसे कानून, अदालतें, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल और कार्यालय किसी एक धर्म को प्रदर्शित या प्रचारित नहीं करते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।